Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, National Income and Related Aggregates. First of all, we discuss the concept of national income. So, national income is the sum total factor income earned by the normal resident of a country during the period of an accounting year. National income means total factor income. ठीक है बेटा, टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, यानी कि जो कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा जो टोटल फैक्टर इनकम अर्न की जाती है एन अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में दो कंपोनेंट्स, आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे होंगे। एक होता है नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम ओनली, और सेकंड है नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। जो एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस है उन्हीं की इनकम क्या है, इंक्लूड की जाती है, और जो नॉर्मल रेजिडेंस है उनकी फैक्टर इनकम इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फैक्टर इनकम्स का क्या मीनिंग है और नॉर्मल रेजिडेंस का क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैक्टर इनकम्स। तो फैक्टर इनकम जैसे मैं आपको 11th क्लास में भी करवाया था प्रोडक्शन थ्योरी, और उसमें मैंने बताया था कि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स हैं। बाकी इनके अलावा जो रह जाता है वो क्या है, नॉन फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। तो इनकी जो इनकम है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे डिटेल में कर लेते हैं। तो फैक्टर इनकम are the payment made by the producing unit to the household for the use of their factor service। यानी कि फैक्टर इनकम क्या होती है कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, पेमेंट करता है हाउस होल्ड को, सेक्टर को। क्यों? क्योंकि वो हाउस होल्ड सेक्टर की फैक्टर सर्विस को यूज़ करता है। ठीक है, ये फैक्टर सर्विस क्या क्या है और क्या इनको इनकम दी जाती है, मतलब किस टर्म में इनको इनकम पे की जाती है। तो फर्स्ट है जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द रेंडरिंग देयर सर्विस एज ए एम्प्लॉयज़ ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर एज ए एम्प्लॉयज़ के रूप में वर्क करता है तो उसके बदले में उसे क्या मिलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड है बेटा इसमें रेंट। जैसे बिल्डिंग यूज़ की जाती है, लैंड यूज़ की जाती है। रेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज़ ऑफ देयर लैंड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। जो लैंड यूज़ की जाती है या बिल्डिंग यूज़ की जाती है उसके लिए प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट जो कैपिटल यूज़ की जाती है, रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज़ ऑफ देयर कैपिटल बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। जो प्रोड्यूसिंग यूनिट द्वारा जो हाउस होल्ड सेक्टर की कैपिटल यूज़ की जाती है तो उस कैपिटल के लिए उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर जो होता है, यानी कि रिसीव बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज़ ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरल स्किल फॉर द प्रोड्यूसिंग यूनिट। प्रोड्यूसिंग यूनिट द्वारा जो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स यूज़ की जाती हैं उसके लिए वो क्या है, उन्हें प्रॉफिट पे करता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन के 4 फैक्टर हैं। ठीक है, तो इनको जैसे लैंड को हम रेंट दिया जाता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, और जो लेबर होता है यानी कि जिसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कहा है उसको वेजेस या एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में डिफरेंस होता है। फैक्टर इनकम जो प्रोडक्शन के फैक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करके जो इनकम अर्न करते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र इनकम जो होती है वो फैक्टर इनकम से डिफरेंट होती है। ठीक है, ट्रांसफर इनकम एज दोज इनकम विच आर रिसीव बाय द ए पर्सन एज ए हेल्प, डोनेशन और चैरिटी एक्सेट्रा। यानी कि कोई पर्सन एज ए हेल्प के रूप में या डोनेशन में या चैरिटी में जो इनकम मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र इनकम। वेयर फैक्टर इनकम आर दोज इनकम विच आर रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विस। तो इन दोनों में क्या है डिफरेंस है, जो फैक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करके जो इनकम अर्न करते हैं उसे हम फैक्टर इनकम कहेंगे, और ये जो एज ए हेल्प या डोनेशन या चैरिटी के रूप में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे ट्रांसफ़र इनकम के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, यानी कोई अपनी सर्विस नहीं देनी होती है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम को हम अर्न इनकम कहेंगे और जो ट्रांसफ़र इनकम होती है इसको अनअर्न्ड इनकम कहा जाता है।
क्योंकि इसके लिए कोई वर्क नहीं किया जाता ट्रांसफ़र इनकम के लिए। ट्रांसफर इनकम आर नॉट अर्नड एज रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, दीज आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता? क्योंकि जो ट्रांसफ़र इनकम है नॉट अर्न एज रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, क्योंकि ये फैक्टर सर्विस के रिवार्ड के रूप में नहीं मिलती है। National income is the sum total factor income. Transfer income are not include the estimation of national income. These are not earned as reward for the rendering factor service. ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें नॉर्मल रेजिडेंस किसे कहा जाएगा? हु आर नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। तो ए नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरी रेजिड्स इन द कंट्री कंसर्न्ड एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, यानी कि वो उस कंट्री का ऑर्डिनरी रेजिडेंस है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसका उसी कंट्री में है, उसे उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट्स कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस कर रहा है। ए पर्सन रेजिडिंग इन ए कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर या और मोर, 1 साल 1 ईयर या इससे ज़्यादा अगर वो किसी कंट्री में ऑर्डिनरी रेजिडिंग इन दैट कंट्री, दिस पर्सन मे और मे नॉट बी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, यानी कि एक पर्सन जो उस कंट्री में 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिड्स कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। वो पर्सन क्या है? उस कंट्री का सिटीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। सेकेंड चीज़ है ए पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट in a country when he carry out all his economic activities such as production, consumption और investment in that country, यानी कि उसका उस कंट्री में इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, वहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करता है सच एज जैसे प्रोडक्शन करना है, कंजप्शन है या इन्वेस्टमेंट है, तो उसे हम उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कहा जाएगा। कुछ एग्जाम्पल आपके फोकस जोन में गिवन है बेटा इसके, किसे रेजिडेंट्स कहा जाएगा, किसे नॉन रेजिडेंट्स, तो वहाँ से आप एक बार ज़रूर उस चीज़ को स्टडी करें कि एग्जाम्पल, तो उससे आपको कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंस क्या है नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया या नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। तो डिफरेंस तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे, ठीक है, सम एग्जाम्पल। तो इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एमएनसी इन इंडिया, जो इंडियन वर्किंग है फॉरेन एमएनसी में और वो इंडिया में है वो फॉरेन एमएनसी, तो उसे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस कहा जाएगा, क्योंकि इंडियन है तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडियन इकोनॉमी में होगा, भले ही वो क्या है फॉरेन एमएनसी में काम कर रहे हैं, और है कहाँ पर? इंडिया में ही है, तो सिंपल सी बात, रह भी इंडिया में रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या है? इंडियन इकोनॉमी में है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस कहा जाएगा। फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एमएनसी इन कनाडा एंड जापान, जो इंडिया की एमएनसी है वहाँ पे फॉरेनर वर्क कर रहे हैं कहीं भी है, जैसे कनाडा में है या जापान में, तो उन्हें क्या है? इंडिया के नॉन रेजिडेंस कहा जाएगा, क्योंकि वो फॉरेनर अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। जिस कंट्री से वो बिलोंग कर रहे हैं उसी कंट्री के लिए वो क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, और वो एमएनसी भी अदर कंट्री में है, तो इट्स मीन वो इंडिया में भी नहीं रह रहे, तो उन्हें इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहा जाएगा। इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, WHO में अगर इंडियन एम्प्लॉयड वर्क कर रहे हैं तो इट्स मीन वो क्या है? इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस हैं। अदर कंट्री के WHO में वर्क कर रहे हैं फॉरेनर वर्किंग, और तो उसे इंडिया के नॉन रेजिडेंस कहा जाएगा, क्योंकि अदर कंट्री के अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के जो है वो अपनी इंडियन कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया, जो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसमें जो लोकल पीपल हैं इंडिया के वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उसके ऑफिस में, तो वो इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं, तो इट्स मीन वो क्या है? नॉर्मल रेजिडेंस है। अगर द जर्मन वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया, अगर जर्मन वर्किंग कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वो जो IMF है वो कहाँ पर है? इंडिया में है, तो जो जर्मन है वो अपने लिए वर्क कर रहे हैं, जर्मन यानी कि अपनी कंट्री के लिए वर्क कर रहे हैं, इंडिया के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इट्स मीन वो क्या है? इंडिया के नॉन रेजिडेंस हैं। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी कंट्री से अगर एम्बेसडर यहाँ पर आते हैं तो वो क्या है? इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस है, सॉरी, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
अदर दूसरी कंट्रीज़ में मतलब जो एम्बेसडर जाते हैं इंडिया से, वो इंडिया के क्या है, नॉर्मल रेजिडेंस है, और एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर बाहर से कोई एम्बेसडर इंडिया में आता है तो वो क्या है, इंडिया के नॉन रेजिडेंस कहा जाएगा। क्योंकि हमारी कंट्री के जो एम्बेसडर अगर अदर कंट्रीज़ में जाकर वर्क करेंगे तो वो क्या है, अपनी कंट्री के लिए वर्क कर रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट की अगर वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो जो इनकम अर्न होगी, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, तो इसमें वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस माने जाएंगे। ठीक है। द फॉरेनर सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जो फॉरेनर सिटीजन यहाँ पे रह रहे हैं इंडिया के अंदर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस हैं, अदर दैन दोज फॉर द स्टडी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, जो स्टडी या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं उनको हम नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहेंगे इंडिया के। द फॉरेनर टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, मान लो किसी अदर कंट्री से कोई फॉरेनर टेक्निकल एक्सपर्ट आता है और इंडिया में लेस देन 1 ईयर वर्क करता है, तो उसे इंडिया का नॉन रेजिडेंट्स कहा जाएगा। ठीक है। इसमें ये चीज़ है कि जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें ओनली जो नॉर्मल रेजिडेंस हैं इंडिया के, उन्हीं की इनकम क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है। जो नॉन रेजिडेंस हैं उनकी इनकम इंक्लूड नहीं की जाती है। नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री, इट डज नॉट इंक्लूड इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंस इवन व्हेन दे हैपन टू बी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट बेटा, डिफरेंस बिटवीन या कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। तो मैक्रो लेवल की अगर बात की जाए, द कंसेप्ट ऑफ इनकम इज़ यूज बोथ एज डोमेस्टिक कंसेप्ट एंड ए नेशनल कंसेप्ट। जब हम डोमेस्टिक कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम की, और जब हम नेशनल कंसेप्ट की बात करते हैं तो इट्स मीन हम किसकी बात करते हैं, नेशनल इनकम की। ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे क्या है आपकी डोमेस्टिक इनकम, और नेशनल लेवल की बात की जाएगी तो नेशनल इनकम। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इंक्लूड द 4 बेसिक एलिमेंट्स। फैक्टर इनकम अभी हमने की थी, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बट देयर इज़ ए डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस में रेंट प्लस में इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट, जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें जो इनकम जनरेट की जाती है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, या रेंट है, या इंटरेस्ट है, प्लस में प्रॉफिट। नो मैटर हु जनरेटेड, नॉर्मल रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट्स भी हो सकता है। लेकिन अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस में रेंट प्लस में इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। ठीक है, ओनली जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, उनके द्वारा जो इनकम अर्न की जाती है वहीं क्या है, नेशनल इनकम है, नो मैटर वेयर इट इज़ जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डोमेस्टिक इनकम में तो क्या होता है बेटा, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं और नॉन रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने जो फैक्टर इनकम अर्न की है दोनों की प्लस कर देंगे तो हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। अगर नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम में ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम इंक्लूड की जाती है, और वो जो इनकम है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में भी हो सकती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि आउटसाइड भी हो सकती है। ठीक है, अब कंसेप्ट आता है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अगर हम कॉमन लैंग्वेज में अगर कहें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मीन है, जो पॉलिटिकल टेरिटरी है ऑफ ए नेशन दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। बट इन इकोनॉमिक्स टर्म, अगर इकोनॉमिक्स टर्म में हम बात करें, पॉलिटिकल टर्म में तो अगर हम बात करते हैं तो क्या है, पॉलिटिकल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, वो एक स्मॉल कंसेप्ट है। अगर इकोनॉमिक टेरिटरी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, विच इज़ ए मच वाइडर कंसेप्ट दैन पॉलिटिकल टेरिटरी। जैसे डेफिनेशन दी है यूनाइटेड नेशन ने, अगर हम यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या है, पीपल हो, पर्सन हो, गुड्स हो, कैपिटल क्या है, सर्कुलेशन जो है उनका फ्रीली मूव होता रहेगा। गवर्नमेंट के मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होगी। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जाए, डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ए पर्सन
गुड्स एंड कैपिटल इन द एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। कोई फॉरेन एम्बेसी है, किसी भी अदर कंट्री की हो सकती है, यूएसए की, रूस की, चाइना की, हमारे इंडिया में वो लोकेटेड है, क्या हम उस एम्बेसी में गुड्स का, कैपिटल का या पर्सन का जो मूवमेंट है वो अलाउड है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि वो जो जिस कंट्री की एम्बेसी है उसी के पर्सन वहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, किसी दूसरी अदर कंट्री के पर्सन को वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं दी जाती है। अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं, डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल इन द इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रोड? अगर इंडिया की एम्बेसी है और वो किसी अदर कंट्रीज़ में लोकेटेड है तो वहाँ पे क्या है, इंडियन पर्सन को, इंडियन गुड्स को एंड कैपिटल को क्या है, पूरी फ्रीडम मिलती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? येस शुड बी द आंसर। तो फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इंडिया आर नॉट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो कोई भी, जैसे हम ये कहते हैं कि रूस की एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है, तो ये जो रूस की एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है तो ये क्या है, इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। और अगर इंडियन एम्बेसी दूसरे, जैसे मान लो कि रूस में लोकेटेड है, तो वो जो इंडियन एम्बेसी है वो क्या है, इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी का क्या है, पार्ट है। पॉलिटिकल का नहीं कहेंगे हम, गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट का रोल नहीं है वहाँ पर। अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाएगा तो आंसर नो होगा, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अगर अदर कंट्रीज़ में हमारी जो एम्बेसी लोकेटेड है वो इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी का क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, इसमें कुछ आपके एबिलिटी जोन में कुछ कंपोनेंट्स गिवन हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के, तो वहाँ पे आप एक बार इसको देख लेना कि वहाँ पे क्या कंपोनेंट्स इस डोमेस्टिक टेरिटरी के गिवन है। बाद में जैसे हमारा चैप्टर इस चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद हम एबिलिटी जोन के क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि एबिलिटी जोन में से भी क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल वहाँ पे गिवन है, उससे आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो इकोनॉमिक टेरिटरी है उसमें क्या कंसेप्ट इंक्लूड है और जो पॉलिटिकल टेरिटरी है उसमें क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, कैसे हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इट इंक्लूड फैक्टर इनकम ऑफ बोथ द रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक इनकम की बात की गई है, तो जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं या नॉन रेजिडेंट्स हैं, दोनों ने जो फैक्टर इनकम अर्न की है उसको हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, आवर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट्स विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। अगर हम बात करें डोमेस्टिक जो इनकम होती है क्या इंक्लूड नहीं करती, फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट्स विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। आवर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाय द आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द अदर कंट्री। जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं और वो अदर कंट्री में अगर क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, तो उसको हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी कि डोमेस्टिक इनकम में ओनली वो फैक्टर इनकम इंक्लूड की जाती है जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं और इंडिया के एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स हैं जो हमारी कंट्री में ही रहते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम बिकम नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वी exclude from domestic income that part of factor income which belong to non-residents within our domestic territory। अगर हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉन रेजिडेंस है, अगर उन नॉन रेजिडेंस की इनकम को हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में से माइनस यानी कि एक्सक्लूड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। और साथ ही हम क्या करें, वी ऐड टू डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच आवर रेजिडेंस अर्न फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंस हैं उन्होंने जो इनकम अर्न की है उसको अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेशनल इनकम। तो यहाँ पे फॉर्मूले से इस चीज़ को शो किया गया है, नीचे देखो बेटा, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है,
अगर हम डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रोड तो हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम, ठीक है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेजिडेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से माइनस कर दें हम फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंस इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, तो हमारे पास क्या आ जाती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रोड, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ओके।